हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी आरोह भाग 2। और आरोह भाग 2 का के जो पद्य भाग है उस पद्य भाग पर हम चल रहे हैं। और पद्य भाग का हम लोगों ने जो यात्रा है वो आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंचे हैं पाठ 6। और पाठ 6 जो है इसके कवि है शमशेर बहादुर सिंह। और शमशेर बहादुर सिंह की जो कविता हमारे पाठ्यक्रम में है उस कविता का नाम है उषा। आज हम लोग उषा कविता को पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। हम लोग सभी जानते हैं कि जो उषा कविता है ये प्रयोगवादी कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर के आई है। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि शमशेर बहादुर सिंह जो एक प्रयोगवादी कवि हैं और ये उषा जो कविता है ये प्रयोगवादी कविता के समय की कविता है। और हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इस पाठ को समझेंगे, पढ़ेंगे। जैसे ये पाठ है उषा, तो इसमें थोड़ा सा प्रातः काल का वर्णन किया गया कि प्रातः काल का दृश्य कैसा होता है, प्रातः काल कैसा दृश्य होता है। तो देखते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, है ना। भोर का नभ, है ना। प्रातः जो नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, ठीक है। ये प्रातःकालीन समय का वर्णन है, प्रातः काल के समय का वर्णन है। तो प्रातः काल का जो समय कैसा है, वो कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर बिंब का प्रयोग किया गया है और नए नए उपमानों का, क्योंकि जो प्रयोगवादी कविता है वो नए नए उपमानों को लेकर के आई है। तो यहाँ पर प्रातः काल का जो वर्णन किया गया है वो नवीन उपमानों के तहत किया गया। तो हम देखते हैं कि क्या किस तरह से। तो उन्होंने प्रातः काल के दृश्य का वर्णन किया। बड़ी अच्छी कविता है ये। प्रातः नभ था, यानी प्रातः काल का जो आकाश का या आसमान का नभ का जो दृश्य है वो कैसा लग रहा था, नीले शंख जैसा। तो कहीं हमारे एक एक अंक के जो प्रश्न बनते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो कक्षा 12वीं है उसमें 32 अंक के जो 32 अंक जो हैं उसमें सारे प्रश्न एक एक अंक के आते हैं, वैकल्पिक प्रश्न आते हैं। तो ध्यान रखें कि एक एक अंक में ये पूछा जा सकता है कि प्रातः जो नभ था वो कैसा था। तो प्रातः काल का जो नभ था वह बहुत नीला और शंख जैसा था। भोर का नभ, भोर का मतलब प्रातः, या थोड़ा सा मतलब अच्छे से उजाला नहीं हुआ हो और थोड़ा सा अंधेरा बचा हो प्रातः काल के समय में, वो भोर का नभ। राख से लिपा हुआ चौका, ऐसा लग रहा था क्योंकि वो हल्का सा काला और सफेद रंग का प्रातः काल में दृश्य होता है, क्योंकि सूर्य उदय होने के बाद थोड़ा सा लालिमा युक्त जो आकाश हो जाता है। लेकिन अभी सूर्य उदय पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा काला और सफेद जो है ऐसा लग रहा है राख से लीप दिया गया, राख, है ना। और अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। और जो काली सिल है ना, जो काली जो चाक है, जो सिल है, जो चाक है, वो काली मल दी गई थी। प्रातःकाल जो हुआ तो रात भर का जो कालीमा जो है वो धीरे धीरे धुल करके अब सूर्य उदय होने का समय है, तो लालिमा युक्त वो आकाश बन रहा है। और जैसे धुल गई हो स्लेट या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने, है ना। स्लेट या लाल खड़िया जो चाक है, हम देखते हैं जब बहुत पहले की बात है कि जब जो स्लेट चला करती थी, स्लेट या पट्टी जिसे कहते हैं, उस पर बत्ती से लिखा जाता था, चाक से लिखा जाता था। तो कई बार चाक जब उपलब्ध नहीं थी तो लोग खड़िया से भी उस पर लिखते थे। सफेद रंग की खड़िया थी और काले रंग का बोर्ड था या जो स्लेट थी उस पर बच्चे लिखा करते थे। तो उसी समय का है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, है ना। कैसी, जो काली स्लेट है ना, आकाश काला था और सुबह सुबह उस पर किसी ने लाल जो चाक है, लाल रंग की जो खड़िया चाक है उस पर मल दी हो, ऐसा वो आकाश का दृश्य दिखाई दे रहा है। नीले जल में किसी गौर झिलमिल देह, है ना। ऐसा लग रहा था कि नीले आकाश में, नीले झिलमिल जो पानी है उसमें किसी गोरी, जो गौर वर्ण की जो युवती है, नव युवती है, उसकी जो देह जैसे झिलमिलाती हुई सुंदर दृश्य वहां जो ऐसा लगता है सुंदर दृश्य जो प्रस्तुत होता है वही यहाँ पर दृश्य है। और जादू टूटता है इस उषा का अब, और वो जो जादू लग रहा था बार बार थोड़ी देर में रंग परिवर्तन हो रहा था, वातावरण का परिवर्तन हो रहा था, बार बार आकाश में जो रंगों का परिवर्तन हो रहा था। अंत में जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पूरा जादू टूट जाता है। तो प्रातःकालीन दृश्य का जो हमने यहाँ वर्णन किया है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे
और शमशेर बहादुर सिंह के बारे में आपको बता ही दिया कि एक प्रयोगवादी कवि हैं और इनकी कविता शिल्प संबंधी प्रयोग, बहुत से प्रयोग लेकर आई है। नए बिंब है, नई प्रतीक है, नए उपमान है, कविता के उपकरण बने हैं। और इस तरह से यहाँ पर सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। यहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका और स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नेहा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पाठ पढ़ा, समझा। और यदि आपको फिर भी किसी विषय वस्तु में कोई बात समस्या होती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर फोन लगा सकते हैं। ये मेरे मोबाइल नंबर 77 480 34 984 और साथ ही मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ये है ना, LALIT, है ना, ललित.गुप्ता 67। आप चाहो तो इस पर भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। और ये मेरा चैनल ललित गुप्ता सर 560 तो आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो सब्सक्राइब करने के बाद जब आप बेल आइकन को दबाएंगे तो विषय संबंधित नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलते हम इसके प्रश्न उत्तर की ओर। अभी रुको, प्रश्न उत्तर की ओर चलेंगे हम लोग। अब पहला प्रश्न है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है, तो हम सभी को इस बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। तो कवि के नीले शंख, राख से लिपा हुआ गीला चौका, सिल, स्लेट, नीला जल और गोरी युवती की मखमली देह आदि उपमानों को देख करके, है ना, ये जितनी भी उपमान दिए इनको देख करके कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। लेकिन मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, पूरे पाठ में यही एक प्रश्न था परीक्षा में आने लायक, तो मैंने इसको लिख दिया। इसके अलावा इस पाठ से मुझे कोई प्रश्न दिखा नहीं, तो फिर मैंने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपने अनुसार बनाए हैं, क्योंकि ये परीक्षा में आए भी हैं अभी तक, तो उसी अनुसार मैंने कुछ प्रश्नों का निर्माण किया जो अन्य महत्वपूर्ण है। हम इनको देखेंगे, समझेंगे और बिल्कुल परीक्षा में आने लायक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखते हैं, कवि को सुबह का आकाश मटमैला क्यों दिखाई देता है? तो कवि ने सुबह के आकाश के लिए राख से लिपे हुए चौके का उपमान दिया है। कवि ने सुबह के आकाश के लिए राख से लिपे हुए चौके का उपमान दिया। जिस प्रकार चौका मटमैला और साफ होता है, इसीलिए मटमैला है, इसीलिए सुबह का जो आकाश है वो मटमैला कवि को दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर, जो प्रश्न है इसी का अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में, इसी श्रृंखला में दूसरे उत्तर पर हम देखते हैं। दूसरा उत्तर हम समझेंगे अच्छे से। अब देखते हैं हम लोग, कवि ने किस जादू के टूटने का वर्णन किया है? कवि ने किस जादू के टूटने का वर्णन किया है ना? तो किस जादू के टूटने का, तो हम देखते हैं उषा का जादू टूट रहा है ना, सुबह सूर्योदय होने के बाद उषा का जादू टूट रहा है, तो वही देखेंगे। कवि ने नए नए उपमानों के द्वारा सूर्योदय का सुंदर वर्णन किया है। कवि ने नए नए उपमानों के द्वारा सूर्योदय का सुंदर वर्णन किया है। यह उपमान सूर्य के उदय होने में सहायक है। जितने भी उपमानों का वर्णन किया सारे के सारे सूर्य उदय होने में सहायक है। कवि ने उन उपमानों का प्रयोग प्रगतिशीलता के लिए किया है। सूर्योदय होते ही यह जादू टूट जाता है। अब हम लोग इसी प्रश्न श्रृंखला को बढ़ाएंगे और इसी के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी का प्रश्न नंबर ये 2 था, है ना। अब हम प्रश्न नंबर 3 पर चलें। अब हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 3, जो है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर, जो हमने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो तीसरे नंबर पर हम पहुंचे हैं। ये प्रश्न है तीसरा, ये भी मुझे महत्वपूर्ण लगे, दोनों तीसरा और चौथा, तो मैंने आपके सामने इसको मतलब ये प्रश्न निर्माण किए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं, उषा कविता के आधार पर सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। उषा कविता के आधार पर सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक जो दृश्य हैं उनका वर्णन या चित्रण करना है। तो कवि को सुबह का आकाश ऐसा लगता है, कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि मानो
चौका राख से लिपा गया हो। हमने पूरी कविता भी पढ़ी थी, समझी थी। तो प्रातःकाल का जो वातावरण है, आकाश है, वो कैसा लग रहा था, जैसे चौका जो है वो राख से लिपा गया हो तथा वह अभी गीला हो, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा नमी वाला माहौल रहता है, तो वो अभी गीला हो। और जिस तरह चौका स्वच्छ होता है, जब हम चूल्हा चौका पुराने जमाने में हम जो चूल्हा होता था कच्चे मकानों में, तो उसको बढ़िया साफ करते थे, लीप देते थे, तो वो स्वच्छ हो जाता था, बिल्कुल साफ हो जाता था। उसी प्रकार सुबह का आकाश भी स्वच्छ होता है, उसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो परीक्षा हुई थी 12वीं की, उसमें पिछले वर्ष से प्रश्न पूछा गया था बोर्ड जो परीक्षा के प्रश्न पत्र में। तो उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है, ये 1 नंबर में पूछा गया था। तो और फिर इसको और क्यों इसको मैंने बढ़ा दिया, देखेंगे। तो उषा कविता में प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लिपे गए चौके से की। प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लिपे गए चौके से की है, क्योंकि इस समय आकाश नम तथा धुंधला होता है। इस समय आकाश नम तथा धुंधला होता है। इसका रंग राख से लिपे चूल्हे जैसा मटमैला होता है। और इसका आकाश का जो रंग है, सुबह सुबह का प्रातःकाल का जो नभ है, उसका जो रंग है वो राख से लिपे चूल्हे जैसा मटमैला होता है। जिस प्रकार चूल्हा चौका सूख कर साफ हो जाता है, जब चूल्हे चौके को हम जो बिल्कुल लिपने के बाद गीला रहता है और उसके बाद जब सूख जाता है, सूखने के बाद बिल्कुल साफ हो जाता है, उसी प्रकार कुछ देर बाद आकाश भी स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। इस तरह से हमने हमारा ये जो पाठ है, उषा कविता है, जो जिसके रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह, इसको पढ़ा है, समझा है। और इसी तरह से आप लगातार चैनल पर बने रहें, आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। यदि आपको थोड़ी सी भी कोई समस्या है या हिंदी विषय से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, व्याकरण से संबंधित या काव्य शास्त्र से संबंधित या पाठ या व्याख्या से संबंधित, तो आप मुझे व्यक्तिगत फोन भी लगा सकते हैं, साथ में कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग और नई नई जानकारियां करते रहेंगे, प्राप्त करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। इसके बाद में इनके कवि परिचय, लेखक परिचय भी आपको समझूंगा और व्याख्या भी समझूंगा। लेकिन पहले हमने जो हमारे प्रश्न उत्तर की श्रृंखला है, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हमने 6ठा पाठ पूरा किया है। अब अगले पाठ के लिए आप लोग लगातार चैनल पर